बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ्रीनेक्टमी पर अपना लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारे पास जो है माइनर ओरल सर्जरी पार्ट 2 का एक टॉपिक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ्रीनेक्टमी की बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कोर्स ऑफ कंटेंट्स, हमने इसमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे गेनिंग एन इंसाइट, किस तरह से हमें जो है एक इंसाइट चाहिए होता है, फ्रीनम क्या चीज़ होता है, और एबनॉर्मल फ्रीनम की इटियोलॉजी कौन सी है, फिर उसको क्लासीफाई किस बेस पे किया गया है, फिर हम एबनॉर्मल फ्रीनम की डायग्नोसिस किस तरह से करते हैं, कौन कौन से फ्रीनल अटैचमेंट के साथ सिंड्रोम्स एसोसिएटेड होते हैं, उसके अलावा फ्रीनल करेक्शन की इंडिकेशंस कौन कौन सी हैं, उसके अलावा फ्रीनेक्टमी और फ्रीनोटोमी दो टर्म्स हमारे पास हैं, इनको कब इस्तेमाल किया जाता है और इनका क्या फ़ायदा है और इनका क्या नुकसान है। उसके अलावा कन्वेंशनल फ्रीनेक्टमी क्या चीज़ होती है, कब इस्तेमाल की गई थी या इसको क्या आज भी इस्तेमाल करते हैं, और डेंटल प्रोसीजर में इसका क्या काम है, और उसके अलावा इलेक्ट्रोसर्जरी, लेज़र्स और कुछ रेफरेंस वगैरह जो हैं जहाँ से हमने इनको लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि गेनिंग एन इंसाइट। तो इंसाइट हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है म्यूको जंजाइवल सर्जरी और दूसरा होता है पेरियोडोंटल प्लास्टिक सर्जरी। तो म्यूको जंजाइवल सर्जरी जो है इसको फ्रेडमैन ने दिया था। फ्रेडमैन के अकॉर्डिंग जो है क्या है कि ये एक ऐसा म्यूको जंजाइवल सर्जरी की बात हो रही है कि ये एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है फॉर द करेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जंजाइवा एंड ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन विद रेफरेंस टू 3 स्पेसिफिक प्रॉब्लम एरियाज। यानी कि जो हमारे पास म्यूको जंजाइवल सर्जरी है ये उस वक्त हम परफॉर्म करते हैं जब हमने 3 स्पेसिफिक प्रॉब्लम एरियाज में जंजाइवा और ओरल म्यूकोसा का जो है हमने रिलेशन जो होता है उसको करेक्ट करना होता है। तो उसमें हमारे पास पहले नंबर पर है अटैच्ड जंजाइवा। ठीक है, मैं यहाँ से पेन ले लेता हूँ ताकि आपको सही नजर आए। ये हमारे पास है अटैच्ड जंजाइवा, ये 3 एरिया स्पेसिफिक है। तो इनमें सबसे पहले अटैच्ड जंजाइवा वाला एरिया होगा, एबरेंट फ्रीनम, एबनॉर्मल फ्रीनम होगा और शेलो वेस्टिब्यूल्स होंगे। तो ये 3 प्रॉब्लम स्पेसिफिक प्रॉब्लमेटिक एरियाज एसोसिएटेड हैं म्यूको जंजाइवल सर्जरी के साथ। दूसरा हमारे पास है पेरिडोंटल प्लास्टिक सर्जरी। इसको माइलर ने जो है प्रपोज किया था, ये इसके अकॉर्डिंग है। और ये एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है परफॉर्म्ड टू करेक्ट, ये जो है किस चीज़ को करेक्ट करने के लिए या इलिमिनेट करने के लिए। ये जो है हमारे पास अगर हमारे पास कोई एनाटॉमिकली डेवलपमेंटल या ट्रामेटिक डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं, किसकी, जंजाइवा की या एल्विलर म्यूकोसा की, उनको करेक्ट करने के लिए या उस जो हमारे पास डिफॉर्मिटी है उसको कम करने के लिए हम ये वाला सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, पेरिडोंटल प्लास्टिकल सर्जरी, जिसको माइलर ने प्रपोज किया था। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एस्थेटिक सर्जिकल करेक्शंस, ठीक है, ये किस में इन्वॉल्व होती है, एस्थेटिक सर्जिकल करेक्शंस में क्राउन लेंथनिंग के अंदर, रिज ऑगमेंटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पेपिला। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं फ्रीनम की कि व्हाट इज फ्रीनम। तो फ्रीनम जो है ये एक म्यूकस मेम्ब्रेन फोल्ड होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का एक फोल्ड होता है। ठीक है, और जिस तरह से हम किसी चीज़ को फोल्ड कर देते हैं, ठीक है, तो उस तरह का एक फोल्ड होता है हमारे पास। और इस फोल्ड के अंदर जो है क्या क्या चीज़ शामिल होती है, इस फोल्ड के अंदर हमारे पास मसल्स पाए जाते हैं, इस फोल्ड में हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ पाए जाते हैं और कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि अटैच करते हैं लिप को, यानी कि जो हमारे होंठ हैं, जो लिप है हमारे, इनको चीक के साथ, ठीक है, उनके साथ आपस में अटैच करवाते हैं टू द एंड द चीक। यानी कि ये अटैच करते हैं हमारे लिप को और हमारे चीक को किस चीज़ के साथ, टू द एल्वियोलर म्यूकोसा, द जंजावा एंड द अंडरलाइंग पेरियोस्टियम। यानी कि जो हमारे लिप होते हैं, ठीक है, जो हमारी ये लिप साइड है या उसके अलावा जो हमारी चीक्स हैं, तो चीक्स को जो है ये जंजावा के साथ, ठीक है, और अंडरलाइंग पेरियोस्टियम के साथ और एल्वियोलर म्यूकोसा के साथ अटैच करने के लिए इस फ्रीनम को जो है इसमें लगाया गया है, ओरल कैविटी के अंदर बनाया गया है, कुदरत ने इसको यहाँ पे फिट किया है। तो ये हमारे पास जो है लेबियल फ्रीनम होता है, लिंगुअल फ्रीनम होता है। उसके बाद नॉर्मल फ्रीनल अटैचमेंट, नॉर्मल फ्रीनल अटैचमेंट होती है एपिकल टू द फ्री जंजाइवल मार्जिन, ये उसकी पोजीशन है। ठीक है, एपिकल टू द फ्री जंजाइवल मार्जिन। फ्रीनम या एबनॉर्मल फ्रीनम की इटियोलॉजी क्या है, यानी कि उसकी काजेज क्या हैं। तो इसमें उसकी जो पहली काज है, हमारे पास 2 तरह का फ्रीनम होता है, एक मैक्सिलरी यानी कि अपर का और एक होता है लोअर यानी मैंडिबुलर का। ठीक है, मैक्सिलरी लेबियल फ्रीनम की अगर हम बात करें तो मैक्सिलरी लेबियल फ्रीनम जो है ये बेसिकली होता है व्हेन द 2 सेंट्रल इंसाइजर इरप्ट वाइडली सेपरेटेड
जब हमारे पास दो सेंट्रल इंसाइजर के दरमियान का ये जो फासला है ये वाइडली सेपरेटेड होगा, ठीक है, नॉर्मल नहीं होगा, तो इस केस में क्या होगा कि इसमें जो है ना इन्फीरियर टू द फ्रीनम, फ्रीनम के इन्फीरियर बोन डिपॉजिट नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारे पास एक वी शेप्ड हमारे पास जो है एक बोनी क्लेफ्ट बन जाता है बिटवीन द टू सेंट्रल इंसाइजर्स। और इसकी वजह से आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि ये जो हमारे पास फ्रीनम होता है ये अब नॉर्मल पोजीशन में आकर आगे की तरफ अटैच हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल फ्रीनम अटैचमेंट हो जाती है। इसी तरह अगर हम लोअर की बात करें तो अ डिक्रीज्ड वेस्टिबुलर डेप्थ, जब हमारे पास वेस्टिबुलर डेप्थ जो है ना कम होगी, ठीक है, तो उस केस में फिर क्या होगा कि इनएडिकेट विड्थ ऑफ एंड एन इनएडिकेट विड्थ ऑफ अटैच्ड जंजाइवा, तो इस केस में हमारे पास मैंडिबुलर एबनॉर्मल मैंडिबुलर फ्रीनम होगा। उसके अलावा अब हमारे पास क्लासिफिकेशन है, इसकी दो क्लासिफिकेशन बड़ी मशहूर और मारूफ हैं, एक हमारे पास है स्वेरेंस और दूसरा हमारे पास है मार्को एल्डाज क्लासिफिकेशन, ठीक है। मार्को एल्डाज क्लासिफिकेशन भी सेम इसी तरह, ठीक है। मार्को एल्डाज में क्या होता है कि म्यूकोजल फ्रीनल अटैचमेंट, जंजाइवल फ्रीनल अटैचमेंट, पेपिलरी फ्रीनल अटैचमेंट और पेपिला पेनिट्रेटिंग फ्रीनल अटैचमेंट, ये चार टाइप्स मर्को एल्ट क्लासिफिकेशन के अंदर आती हैं, ये आपने लाजमी याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास है डायग्नोसिस एंड एबनॉर्मल फ्रीना। एबनॉर्मल फ्रीना को हम किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं, उसकी किस तरह से हम तशखीस कर सकते हैं, तो याद रखिएगा हमारे पास दो टेस्ट हैं, एक है ब्लैंच टेस्ट और एक है टेंशन टेस्ट। ब्लैंच टेस्ट की अगर हम बात करें तो ब्लैंच टेस्ट में जो है ये मिडलैंड एस्टीमा वगैरह को चेक किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास अपर लिप होते हैं, जिस तरह से आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, ठीक है, तो हमने क्या करना होगा, इस पिक्चर के जिस तरह आपको नजर आ रहा है मैंने मार्क कर दी है, द लिप इज पुल्ड सुपीरियरली एंड एंटीरियरली फॉर मैक्सिलरी फ्रीनम। अगर आपने मैक्सिलरी यानी अपर फ्रीनम को चेक करना है तो फिर आप लिप्स को क्या करेंगे, सुपीरियरली और इंटीरियरली यानी कि अपर और बाहर की तरफ आप क्या करेंगे, इसको पुल करेंगे फॉर मैंडिबल लिप इज पुल्ड आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड। और अगर आप मैंडिबल में फ्रीनम देखना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, जो लोअर लिप होंगे उनको फिर आप जो है आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड पोजीशन की तरफ जो है यानी कि नीचे खींच के और बाहर की तरफ जो है आप उसको फिर खींचेंगे और आपको इससे अटैचमेंट का अंदाजा हो जाएगा। और ये मिडलैंड एस्टीमा वगैरह के लिए ये टेस्ट होता है। उसके बाद हमारे पास है टेंशन टेस्ट। टेंशन टेस्ट जो होता है ये यूज होता है टू डिटेक्ट विजुअली बाय अप्लाइंग टेंशन ओवर द फ्रीनम टू सी द मूवमेंट ऑफ द पेपिलरी टिप। जो हमारे पास पेपिलरी टिप होती है उसकी मूवमेंट को चेक करने के लिए फ्रीनम के ऊपर जो टेंशन या फोर्स लगाई जाती है, तो वो टेस्ट जो होता है हमारे पास टेंशन टेस्ट होता है। द फ्रीनम इज पैथोजेनिक व्हेन, फ्रीनम कब पैथोजेनिक होता है, कब मसाइल पैदा करता है, जब हमारे पास अनयूजुअली वाइड होगा यानी कि अपनी नॉर्मल पोजीशन से अपनी नॉर्मल विड्थ से हटकर होगा। नो अपीयरेंट जोन ऑफ अटैच्ड जंजाइवल अलोंग द मिड लाइन, अगर आपका जो जंजाइवल अटैचमेंट है वो मिड लाइन में नहीं है, ठीक है। और इंटरडेंटल पेपिला शिफ्ट व्हेन द फ्रीनम इज एक्सटेंडेड, उसके अलावा जो है अगर हमारे पास फ्रीनम जो होता है वो एक्सटेंडेड होता है, अगर वो फ्रीनम जो है एक्सटेंड हो तो फिर हमारे पास जो इंटरपेपिला होता है वो शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है सिंड्रोम्स एंड फ्रीनल अटैचमेंट्स। सिंड्रोम्स में हमारे पास एलर्स डैनलेस सिंड्रोम आता है, इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस आता है, होलो प्रोसेंसिफेले आता है, ठीक है, एलिस वैन क्रेवेल्ड सिंड्रोम आता है, ओरोफेशियल डिजिटल सिंड्रोम और पेलिस्टर हॉल सिंड्रोम। ये हमारे पास कुछ सिंड्रोम्स हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है, इनको भी आपने लाजमी याद रखना है। अब उसके बाद हमारे पास हैं इसकी इंडिकेशंस में हमारे पास सबसे पहले आता है एब्रीनल फ्रीनल अटैचमेंट काजिंग मिडलाइन डास्टीमा। अगर एब्रीनल फ्रीनल अटैचमेंट है तो इसकी वजह से कौन कौन सी मसाइल हो सकते हैं, मिडलाइन डास्टीमा हो सकता है, जंजाइवल रिसेशन हो सकता है, ठीक है, एब्रेंट फ्रीनल अटैचमेंट काजिंग हाइंड्रेंस इन मेंटेनिंग ओरल हाइजीन, ओरल हाइजीन को मेंटेन करने में ये जो है बहुत मसाइल क्रिएट करेगी, ठीक है, प्रॉपरली ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाएगा। एबरेंट फ्रीनल अटैचमेंट इंटरफेयरिंग विद स्पीच, इसमें जो है काइलोग्लोसिया हो सकता है, स्पीच में भी प्रॉब्लम हो जाता है। एबरेंट फ्रीनल अटैचमेंट इंडिकेटिंग शेलो वेस्टिब्यूल, तो ये जो है शेलो वेस्टिब्यूल को भी इंडिकेट करता है एबरेंट या एबनॉर्मल फ्रीनल अटैचमेंट जो हमारे पास होता है। उसके अलावा एबरेंट फ्रीनल अटैचमेंट विजिबल एज पेंडुलस पीस ऑफ टिश्यू, इसमें होता है कि हमारे पास पेंडुलस पीस ऑफ टिश्यूज होते हैं इन द मिड लाइन ऑफ द अपर लिप, ठीक है।
इस तरह ये जो है ना ऐसे जिस तरह कोई दाना वगैरह बना हुआ होता है, ये इस तरह की जो है ना ये इंडिकेशन देता है, जिस तरह से पिक्चर में मैंने मार्क किया है। ठीक है, अब हमारे पास है फ्रीनेक्टोमी एंड फ्रीनोटोमी। तो ये हमारे पास दो टर्म्स हैं, ये आपने लाजमी याद रखनी है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है और ये आपसे पूछा भी जाता है, अक्सर सवाल ये आया पड़ा होता है। अक्सर सवाल ये पूछा जाता है कि लेट्स डिस्क्राइब द मेजर डिफरेंस बिटवीन फ्रीनेक्टोमी एंड फ्रीनोटोमी। तो फ्रीनेक्टोमी की अगर हम बात करें तो फ्रीनेक्टोमी का मतलब होता है कि फ्रीनम का मुकम्मल तौर पर अपनी जगह से निकाल लिया जाना या उसको मुकम्मल तौर पर रिमूव कर देना, इंक्लूडिंग इट्स अटैचमेंट टू द अंडरलाइंग बोन। मतलब ये है कि जो जहाँ पर जिस बोन के साथ वो अटैच है, ठीक है, वहां से इसको मुकम्मल तौर पर बाहर की तरफ निकाला जाएगा, इसको कट कर दिया जाएगा। जबकि जो फ्रीनोटोमी है, फ्रीनोटोमी बेसिकली हमारे पास इसमें कट लगाया जाता है एबनॉर्मल फ्रीना को, एबनॉर्मल फ्रीनम को कट लगाकर फिर उसको जो है ना रीलोकेट किया जाता है। फ्रीनल अटैचमेंट की रीलोकेशन की जाती है, यानी कि अगर वो अपनी पोजीशन से हट कर है तो कट लगाकर उसको दोबारा अपनी उसकी करेक्ट पोजीशन पे लाया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास ना फ्रीनेक्टोमी की बात कर रहा हूँ, फ्रीनेक्टोमी, हम फ्रीनोटोमी की बात नहीं कर रहे, फ्रीनेक्टोमी की बात कर रहे हैं कि किस तरह से कंप्लीट हम रिमूवल करते हैं। तो उसमें हमारे पास जो है ना कुछ टेक्निक्स हैं। स्कैल्पल टेक्निक है, स्कैल्पल टेक्निक में को जो है कन्वेंशनल टेक्निक भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें हम ब्लेड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, इसको कन्वेंशनल टेक्निक कहा जाता है। फिर उसके बाद एक्सीजन ऑफ द फ्रीनम थ्रू द स्कैल्पल, कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, और उसके अलावा जो है हमारे पास आजकल दो बड़ी जो एडवांस्ड फॉर्म है हमारे पास, एक इलेक्ट्रो सर्जरी है और दूसरा लेजर्स है। इलेक्ट्रो सर्जरी एफिशिएंट है, इसमें ब्लीडिंग बहुत कम होती है और इसमें पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को नहीं मिली। और लेजर्स जो है ये सबसे एडवांस है, सेफ एंड इफेक्टिव है, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए है। ठीक है, सिंप्लिसिटी से प्रोसीजर हो जाता है, इसमें पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन के भी चांसेस नहीं होते। ठीक है, बहुत कम देखे गए हैं, और लेसर पेन है, लेसर स्वेलिंग है, स्मॉल या नो स्कार फॉर्मेशन। स्कार का मतलब होता है जो जख्म के निशान बनते हैं। ठीक है, उसके बाद एक कन्वेंशनल या क्लासिकल फ्रीनेक्टोमी। सबसे पहले हम कन्वेंशनल को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे। कन्वेंशनल में फिर 3-4 और मजीद क्लासिफिकेशन है। कन्वेंशनल बेसिकली इसको आर्चर ने 1961 और क्रूगर ने 1964 में इसको जो है इस पेश किया था। ठीक है, इनके इसमें साथ साथ उन्होंने जो है ना अपनी क्लासिफिकेशन और अपनी इसमें चीज़ें दी थी। तो इंडिकेशंस क्या है हमारे पास कि जब हमारे पास मिड लाइन डायस्ट्रीमा के केसेस होंगे, मिड लाइन डायस्ट्रीमा के केसेस में हम कन्वेंशनल या क्लासिकल फ्रीनेक्टोमी करते हैं। इसमें हमारे पास आर्मामेंटेरियम होने चाहिए, एक हीमोस्टैट होना चाहिए, बीपी हैंडल होना चाहिए, स्काल्पल ब्लेड नंबर 15 होना चाहिए, गाज स्पॉन्जेस होने चाहिए और 3O ब्लैक सिल्क सुचर्स होने चाहिए, सुचर प्लायर होना चाहिए। ठीक है, सीजर्स होना चाहिए और पेरिडोंटल ड्रेसिंग होनी चाहिए। अब इसमें आप पिक्चर को देख सकते हैं, सबसे पहले ये हमारे पास एबनॉर्मल था, फिर उसके बाद हमने उसको हेमोस्टेट की मदद से इसको यहाँ से पकड़ा जो एबनॉर्मल हिस्सा था। ठीक है, और इसको यहाँ से फिर हमने क्या किया, कट कर दिया। ठीक है, और यहाँ से हमने इसको कट कर दिया। ठीक है, अब उसमें के बाद हम क्या करेंगे, सुचरिंग वगैरह कर देंगे और उसके बाद ये हील हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास है माइलर्स टेक्निक या मिलर्स टेक्निक, इसको 1985 में दिया गया था। इसकी इंडिकेशन क्या है, इनकी अच्छा ये जो टेक्निक हम पढ़ रहे हैं इनकी इंडिकेशंस आपने लाजमी याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन कन्वेंशनल टेक्निक है उसको हम किस केस में इस्तेमाल करते हैं, वो मिड लाइन डायस्टीमा के केसेस में होता है। अगर हमारे पास पोस्ट ऑर्थोडोंटिक डायस्टीमा के केसेस हों, पोस्ट ऑर्थोडोंटिक, एक होता है प्री, एक होता है पोस्ट, इनके पोस्ट यानी कि ऑर्थोडोंटिक डायस्टीमा, इनके पोस्ट ऑर्थोडोंटिक, ऑर्थोडोंटिक के बाद अगर कोई डायस्टीमा के केसेस आ जाते हैं तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं कि हम मिलर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक हॉरिजॉन्टल इंसिजन दिया जाता है। ठीक है, टू सेपरेट द फ्रीनुलम फ्रॉम द इंटरडेंटल पेपिला, ताकि जो हमारे पास फ्रीनुलम होता है उसको इंटरडेंटल पेपिला से अलहदा किया जाए। एक्सीजन ऑफ द फ्रीनुलम, अब इसमें क्या होगा, फ्रीनुलम की एक्सीजन की जाएगी एंड एक्सपोयर ऑफ लेबियल एलिवुलर बोन इन द मिड लाइन, और मिड लाइन में जो हमारे पास एलिवुलर लेबियल एलिवुलर बोन होगा उसको एक्सपोज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद लेटरली पोजिशनड पेडिकल ग्राफ्ट। ठीक है, इसमें लेटरली पोजिशन पेडिकल ग्राफ्ट होगा, टेकन टू ऑब्टेन प्राइमरी क्लोयर अक्रॉस मिड लाइन। फिर उसके बाद जिंजाइवोप्लास्टी की जाएगी ऑफ एनी एक्सेसिव इंटरडेंटल टिश्यू लेबियली और पैलेटली। इसमें जो हम क्या करते हैं, फिर हमारे पास एक्सेसिव इंटरडेंटल टिश्यूज होते हैं उनको लेबियली या पैलेटली हम उनकी जिंजाइवोप्लास्टी करते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी प्लास्टी टेक्निक। जी प्लास्टी टेक्निक जो है ये बेसिकली जब हमारे पास हाइपरट्रॉफिक लेबियल फ्रीनम होता है,
इंडिकेशन इसकी क्या है? हाइपरट्रॉफिक लेबियल फ्रीनम विद अ लो इंसर्शन which is associated with an interincisor diastema and also in the case of a short vestibule। ठीक है, जब हमारे पास इंटर इंसाइजर डायस्टीमा या शॉर्ट वेस्टिब्यूल के केसेस आते हैं उस केस में फिर हम जो है हाइपरट्रॉफिक लेबियल फ्रीनम की जीप्लास्टी करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें लेंथ ऑफ फ्रीनम वाज इंसाइज्ड विद स्कैल्पल। स्कैल्पल की मदद से हम जो है जो हमारे पास बड़ा हुआ पोर्शन होता है, लेंथ होती है उसकी जो फ्रीनम की, उसको कट कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है द सब म्यूकोजल टिश्यू वर डिसेक्टेड। इसमें जो सब म्यूकोजल टिश्यूज होते हैं उनको डाइसेक्ट किया जाता है बियॉन्ड द बेस ऑफ ईच फ्लैप बाय यूजिंग फाइन टिश्यू फोर्सेप्स। फाइन टिश्यूज फोर्सेप्स का इस्तेमाल करके फिर उनको क्या किया जाता है? डाइसेक्ट किया जाता है। 1 सेंटीमीटर लॉन्ग डबल रोटेशन फ्लैप्स वर ऑब्टेन्ड। इससे जो है हमारे पास 1 सेंटीमीटर लॉन्ग डबल रोटेशन जो है ना डबल रोटेशन फ्लैप हमारे पास ऑब्टेन्ड होते हैं। फिर उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? द रिजल्टेंट फ्लैप्स, ये जो हमारे पास फ्लैप डबल फ्लैप बने होते हैं जो हमें ऑब्टेन्ड हुए होते हैं, इनको क्या किया जाता है कि ये मोबिलाइज्ड होते हैं एंड ट्रांसपोज्ड थ्रू 90 डिग्री, और इनको फिर 90 डिग्री के थ्रू जो है ट्रांसपोज किया जाता है टू क्लोज वर्टिकल इंसिजन्स हॉरिजॉन्टली। ठीक है, और उसके बाद है एब्जॉर्बेबल 5O विसराइल सुचर्स वर प्लेस्ड। इसमें जो है फिर इनको जब सुचरिंग की जाती है तो विसराइल सुचर्स होते हैं जो कि एब्जॉर्बेबल होते हैं। एंड पेरिडोंटल ड्रेसिंग और पेरिडोंटल ड्रेसिंग वगैरह भी दी जाती है, वो एंटीबायोटिक और उनका ये काम होता है। वाज प्लेस्ड नो हाइपरट्रॉफिक स्कार फॉर्मेशन, इसमें हाइपरट्रॉफिक स्कार फॉर्मेशन फिर नहीं होती। उसके बाद है वी वायाप्लास्टी टेक्निक। वी वायाप्लास्टी टेक्निक की इंडिकेशन क्या है? ये बेसिकली हमारे पास ये टेक्निक जो है फॉर लेंथनिंग द लोकलाइज्ड एरिया, ये लोकलाइज्ड एरिया की लेंथनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। लाइक द ब्रॉड फ्रीनम इन द प्रीमोलर और मोलर एरियाज, जो हमारे पास मोलर या प्रीमोलर एरियाज होते हैं, ठीक है, उनमें जो ब्रॉड फ्रीनम होती है उनको उनकी लेंथनिंग को सेट करने के लिए फिर हम जो है वी वायाप्लास्टी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये टेक्निक कुछ इस तरह से होती है, इसमें वी शेप्ड इंसिजन होता है ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द फ्रीनल अटैचमेंट। जो हमारे पास फ्रीनल अटैचमेंट की अंडर सरफेस होती है उसके ऊपर वी शेप्ड कट लगाया जाता है। द फ्रीनम वाज रीलोकेटेड एट एन एपिकल पोजीशन, फिर फ्रीनम को जो है उठाकर एपिकल पोजीशन के ऊपर रीलोकेट किया जाता है। और इसमें ये होता है कि जब उसको रीलोकेट किया जाता है तो उसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जब पोजीशन चेंज होती है तो फिर जो वी शेप्ड इंसिजन जो हमने लगाया होता है वो वाई शेप्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा वाई शेप की शक्ल का लगता है। फिर उसके बाद सुचर्ड विद 4 सिल्क सुचर्स एंड पेरिडोंटल पैक वाज प्लेस्ड आफ्टर 1 मंथ फ्रीनल अटैचमेंट। फ्रीनल अटैचमेंट के 1 मंथ के बाद वाज फाउंड टू बी रिलोकेटेड। यूं मालूम होता है कि वो जो फ्रीनल अटैचमेंट होती है वो रिलोकेट हो जाती है एट एन एपिकल पोजीशन विद एन अनइवेंटफुल हीलिंग। उसके बाद हमारे पास है जो एडवांस्ड फॉर्म है इलेक्ट्रोसर्जरी की, ये उस वक्त की जाती है जब हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हों जिनमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, जिनमें ब्लड का जो है रुकने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, या ऐसे पेशेंट्स जो कन्वेंशनल सर्जरी परफॉर्म नहीं करवा सकते तो फिर उन केसेस में हम इलेक्ट्रोसर्जरी की तरफ जाते हैं। इसमें हमारे पास जो है इलेक्ट्रोकार्टरी यूनिट होना चाहिए जिसमें लूप इलेक्ट्रोड साथ लगा होता है और हीमोस्टैट होना चाहिए। एडवांटेज इसके क्या है कि ये मिनिमल प्रोसीजरल ब्लीडिंग है, देयर वाज नो नीड ऑफ सुचर्स, इसमें जो है सुचरिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें काटरी की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? द फ्रीनम वाज हेल्ड विद हीमोस्टैट, फ्रीनम को हेमोस्टैट की मदद से पकड़ा जाता है। इट वाज, और इसमें जो है फिर क्या किया जाता है? अच्छा, फिर इसमें क्या होता है कि जब हम इसको हीमोस्टैट की मदद से पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो फिर हम लूप इलेक्ट्रोड टिप का इस्तेमाल करके उससे इसको एक्साइज कर देते हैं, ठीक, कट लगा देते हैं। द हीलिंग वाज अ सेकेंडरी इंटेंशन, जो हीलिंग होती है ये सेकेंडरी इंटेंशन होती है। ठीक है, एज द वुंड एजेस आर वर नॉट अप्रोक्सीमेटेड विद सुचर्स। एंड उसके बाद हमारे पास जो लास्ट वन है वो है लेज़र्स। लेज़र्स जो है ये आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसमें क्या होता है कि इसमें डायोड लेज़र्स का इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो डायोड लेज़र होता है ये हमारे पास एक कम्बिनेशन होता है गैलियम आर्सेनाइड का एल्यूमिनियम इंडियम के साथ। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास गैलियम और आर्सेनाइड होते हैं, ठीक है, इनका कम्बिनेशन किसके साथ होता है? तो आपने याद रखना है एल्यूमिनियम के साथ होता है और इंडियम के साथ होता है। अच्छा, इनकी वजह से होता क्या है, ये करते क्या है डायोड लेजर्स, इनका काम क्या होता है? चेंजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इनटू हीट। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है इसको हीट में कन्वर्ट कर देता है। डायोड लेजर्स आर हाईली अब्जॉर्बेबल
बाय द मिलानिन एंड हीमोग्लोबिन। जो हमारे पास मिलानिन होते हैं और हीमोग्लोबिन होते हैं, डायोड लेजर्स उनके अंदर हाईली ऑब्जर्वेबल होते हैं, हेंस अलाउज सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशंस, जिसकी वजह से जो है ये सॉफ्ट टिश्यू की मैनिपुलेशन करते हैं, अकॉम्पेड बाय इम्प्रूव्ड एपिथेलियलाइजेशन एंड वुंड हीलिंग। ठीक है। अच्छा, इसमें जो डायोड होता है, डायोड लेजर होता है, वो 940 nm का होता है, रिमूविंग द मैंडिबुलर फ्रीनम। मैंडिबुलर फ्रीनम को रिमूव करने के लिए जो डायोड लेजर होता है वो 940 nm का होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेजर्स भी आजकल हैं। और ये हमारे पास रेफरेंसेस। ये था हमारा आज का एक शॉर्ट लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।